Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 34. Make, cause, and have. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 34 और आज हमारी गुफ्तगू होगी मेक के बारे में, कॉज के बारे में, गेट और हैव के बारे में। ओके, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और यहाँ पर बता दूँ एक बात आपको, वो बात ये है कि मेक इसी तरह से, कॉज इसी तरह से, गेट इसी तरह से है, ये कोई मॉडल नहीं है, इनको मॉडल नहीं माना जाता, लेकिन ये एक तौर पर मॉडल के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं जब इनको हम किसी और फेल के साथ इस्तेमाल करें। जब हम इनको किसी और फेल के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये मॉडल का काम करते हैं, यानी अहम फेल के मानी में ताउन करते हैं, यानी जो अहम फेल होता है, जो मेन वर्ब होता है, उसका माना अदा करने के लिए जो उसकी मदद करते हैं, इसलिए इनको हम मॉडल कह देते हैं, वरना ये मॉडल नहीं है। ओके, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या माना होता है और इनका हम इस्तेमाल कब करते हैं। लेकिन इससे पहले रिवाइज करना चाहेंगे कल के सबक के बारे में। हमने कल के सबक में क्या पढ़ा? कल के सबक में हमने पढ़ा हैड बेटर के बारे में, और मैंने बताया हैड बेटर का अगर आप लफ्जी माना देखें तो इसका माना होता बेहतर होता, बेहतर था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें बताना हो कि काम हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा बेहतर होगा या ज़्यादा मुनासिब है या ज़्यादा मुनासिब होगा। ओके, और इसका बनाने का कायदा मैं आपको बताया था कि इसका बनाने का कायदा ये हैड बेटर, ये इसको आप एज अ मॉडल इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसको नेगेटिव बना तो हैड बेटर पूरा कहेंगे, उसके बाद नोट लाएंगे, ठीक है। हैड बेटर के बाद नोट आएंगे। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क किया होगा, आप इंशाल्लाह हमारे साथ अपने किए गए होमवर्क को मैच करेंगे। तो हमारा पहला होमवर्क है, प्लीज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में हमें इसका तर्जुमा करना है। और हमारा पहला जुमला है हैड दे बेटर नॉट स्पीक एट दिस टाइम। हैड दे बेटर नॉट स्पीक एट दिस टाइम हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे क्या इस वक्त उनका ना बोलना अच्छा रहेगा। आप इसको प्रेजेंट में कर सकते हैं, क्या इस वक्त उनका ना बोलना अच्छा है। ओके, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। ओके गाइस, या मुनासिब है, ये भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है ज़करिया आई हैड बेटर फॉरगेट माई पास्ट एज इट इज़ वेरी पेनफुल। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ज़करिया मुझे अपने माजी को भूल जाना बेहतर है क्योंकि ये दर्द से काफ़ी भरा हुआ, ये काफ़ी दर्द से भरा हुआ है, ये काफ़ी दर्दनाक है। यानी दर्द से मुतालिक जो भी अल्फाज आप ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। ओके,
हमारा अगला जुमला है यू हैड बेटर नॉट लीव फॉर द स्टेशन एट दिस टाइम एज द ट्रेन इज डिलेड फॉर 2 आवर्स। तो हम कहेंगे तुम्हारे लिए बेहतर है कि अभी स्टेशन से ना निकलो क्योंकि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। ओके, तो यहाँ पर आपको यू हैड बेटर नॉट लीव फॉर द स्टेशन एट दिस टाइम कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि अभी स्टेशन के लिए ना निकलो, एज क्योंकि द ट्रेन इज डिलेड फॉर 2 आवर्स, ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है, ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतर है का हमने तर्जुमा किया। हमारा अगला जुमला यू हैड बेटर लीव दिस जॉब। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि तुम्हारे लिए अच्छा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। ओके गाइस, आगे चलते हैं। कैन यू टेल मी व्हाई हैड दे बेटर नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्लान्स। इसको हम कहेंगे कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता दोगे, व्हाई हैड दे बेटर नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्लान्स। यहाँ पर टू ज़ायद है, इसको आप क्लियर कर दीजिए, टू नहीं आएगा क्योंकि टू नहीं इस्तेमाल होता है ना। वाई हैड दे बेटर नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्लान्स, कि उन लोगों का उसे अपने मंसूबों के बारे में ना बताना क्यों अच्छा होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कैन यू टेल मी वाई हैड, ये अगर आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो ये जुमला गलत होगा। क्यों? क्योंकि कैन यू टेल मी वाई, ये वाई यहाँ से नहीं, कैन यू टेल मी जब आ जाएगा ना तो ये आपका जो जुमला हो जाएगा अगर से क्वेश्चन वाला है, लेकिन ये फिर सिंपल हो जाएगा। आप कैसे कहेंगे, कैन यू टेल मी वाई दे हैड बेटर, कैन यू टेल मी वाई दे हैड बेटर। लेकिन चूंकि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो हमने इसको एज अ सिंगल जुमला माना, ठीक है, एक अलग जुमला माना है और एक को अलग जुमला माना, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम कहेंगे कैन यू टेल मी वाई दे हैड बेटर नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्लान्स। हम कहेंगे कैन यू टेल मी वाई दे हैड बेटर नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्लान्स। ओके, ये हमारा जुमला बनेगा। ओके, लेकिन चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर वाई हैड, बिल्कुल हमने एक इंट्रोगेटिव जुमला बना दिया है। ओके गाइस, तो हमारा होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। और यहाँ पर आवर प्लान्स था तो अपने मंसूबों के बारे में कर दिया, यानी हमारे यहाँ को अगर आप लफ्ज़ी करना चाहे तो हमारे कर सकते हैं, लेकिन आवर प्लान्स की मतलब हमारे, मैंने आपस में बात चल रही थी ना तो इसलिए आप यहाँ पर हमारे भी कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता दोगे कि उन लोगों का उसे हमारे मंसूबों के बारे में ना बताना क्यों अच्छा होगा। अगर आपने हमारे कर दिया आवर के हिसाब से तो बिल्कुल आपका जुमला सही है, कोई गलती नहीं होगी इस जुमले में। आगे चलते हैं गाइस और हम अगला अपना होमवर्क करते हैं जिसमें है कि जुमलों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। हमारा पहला जुमला है तुम्हारा फ़ौरन मजलिस से निकल जाना ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हारा फ़ौरन मजलिस से निकल जाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम कैसे कहेंगे, यू हैड बेटर लीव द मीटिंग जस्ट नाउ या इमीडिएटली। ओके, हम कैसे कहेंगे, यू हैड बेटर लीव द मीटिंग जस्ट नाउ या इमीडिएटली, कि तुम्हारा फ़ौरन मजलिस से निकल जाना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है क्या अमीर के लिए अच्छा रहेगा कि वो उस कंपनी में काम ना करे। यानी इसका आप अगर आप तर्जुमा करें तो आप ये भी कह सकते हैं क्या अमीर का उस कंपनी में काम ना करना ज़्यादा अच्छा है, ये भी आप जुमला बन सकता है। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हैड अमीर बेटर नॉट वर्क इन दैट कंपनी। अगर उस कंपनी है तो डेट कंपनी हो जाएगा, इस कंपनी है तो दिस कंपनी हो जाएगा। तो हैड अमीर बेटर नॉट वर्क इन दैट कंपनी। हमारा अगला जुमला है स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो हम कहेंगे वी हैड बेटर नॉट यूज़ द स्क्रीन, यू हैड बेटर नॉट यूज़ द स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैड बेटर नॉट यूज़ द स्क्रीन, मतलब कोई जोड़ तोड़ नहीं, स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, लफ्ज़ का एतबार करते हैं तो आप कैसे कहेंगे कि it will be best for us not to use screen of mobile a lot। लेकिन ये एक लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया, लेकिन आप ताबीर में जब ढालेंगे तो आपका जुमला बनेगा अंग्रेज़ी में ढालेंगे, अंग्रेज़ी पैटर्न में, तो हम कैसे कहेंगे वी हैड बेटर नॉट यूज़ द स्क्रीन, वी हैड बेटर नॉट यूज़ द स्क्रीन, कि स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ओके, हमारा अगला जुमला है अच्छा होगा कि वो लोग वक्त से पहले ही इम्तिहान की तैयारी कर लें। अच्छा होगा कि वो लोग वक्त से पहले ही इम्तिहान की तैयारी कर लें।
हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे they had better prepare for the exam in advance. They had better prepare for the exam in advance. अच्छा होगा कि वो लोग वक्त से पहले ही इम्तिहान की तैयारी कर लें। ओके, तो अच्छा होगा यहाँ पे they had better। हमारा अगला जुमला है, क्या मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं लैपटॉप ऑनलाइन ना खरीदूं? क्या मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं लैपटॉप ऑनलाइन ना खरीदूं? आप ये भी कह सकते हैं कि क्या मेरा लैपटॉप को ऑनलाइन ना खरीदना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसकी अंग्रेजी बनाते हुए हम कहेंगे हैड आई बेटर नॉट बाय दिस लैपटॉप ऑनलाइन। हैड आई बेटर नॉट बाय दिस लैपटॉप ऑनलाइन, कि क्या इस लैपटॉप को ऑनलाइन ना खरीदना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक, नया सबक। और आज हम बात करेंगे मेक, कॉज, गेट और हैव के बारे में। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेक और कॉज का क्या माना होता है। अगर हम बात करें मेक की, तो जानते हैं एक वर्ब है, मेक के माने होते हैं बनाना, इसकी सेकंड फॉर्म मेड है और थर्ड फॉर्म भी मेड है, राइट। तो इसके माने होते हैं बनाना। अगर हम कॉज की बात करें, कॉज, तो ये भी एक वर्ब है और एक नाउन भी है। कॉज का मतलब होता है सबब बनना, वजह बनना, ओके, और सबब और वजह भी हो सकता है। तो ये मेक और कॉज का माना हुआ। मेक का क्या माना हुआ? मेक का माना हुआ बनाना, ठीक है। जैसे कि आप कहें रीड, रीड के माने होते पढ़ना, लेकिन जब मेक का इस्तेमाल आप किसी और वर्ड के साथ कर दें, मेक के माने होते बनाना, ठीक है, मेक के माने होते बनाना, वजह करना, ठीक है। लेकिन जब हम किसी और नाउन के साथ इसको कर दें तो मेक का माना हो जाएगा वहां कोई चीज करवाना, ठीक है। जैसे कि रीड के माने होते पढ़ना, लेकिन अगर आप इसको कर दें मेक रीड तो क्या होगा? पढ़वाना, ठीक। इसी तरह से लाफ के माने होते हंसना। अब हंसवाने के लिए कोई, हंसाना जिसे आप कहते हैं या हंसवाना, दोनों आप कह सकते हैं, इसके लिए कोई वर्ब नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेक लाफ, हंसाना, ओके। अगर हम कॉज की बात करें तो इसका माना मैंने क्या बताया? कॉज का माना होता है वजह बनना, या वजह या सबब बनना, या वजह सिर्फ या सबब। लेकिन जब हम किसी और वर्ब के साथ इसको जोड़ दें तो इसका मतलब होगा किसी काम के करने का सबब बनना, यानी करवाना या कराना। जैसे कि रीड के माने से पढ़ना, अगर अब इसको इस्तेमाल करें रीड के साथ कॉज को, तो क्या माना होगा? कॉज का माना निकल कर आएगा कॉज रीड, पढ़वाना। इसी तरह से लव का मतलब भी होता है हंसाना, और कॉज लव का मतलब होगा हंसाना। इसी तरह से लव का मतलब होता है हंसना, लेकिन अगर आपको कहना हंसाना तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कॉज लव, ओके। तो क्या बताया कि जब मेक और कॉज का इस्तेमाल हम जब किसी और फेल के साथ कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कोई चीज करवाना। और दोनों के इस्तेमाल मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कि कॉज रीड माने पढ़ाना, या इसी तरह से पढ़वाना, और इसी तरह से मेक रीड का मतलब पढ़वाना, राइट का मतलब लिखना, मेक राइट का मतलब लिखवाना, इसी तरह से कॉज राइट के माने भी होते हैं लिखवाना। तो दोनों में क्या फर्क है? तो माने के नाहिए से दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं मान के चले, चाहे आप मेक इस्तेमाल करें चाहे कॉज इस्तेमाल करें। लेकिन कॉज का इस्तेमाल ज़्यादातर उस वक्त होता है जब हम वजह के माने में लें इसको, कहीं वजह का माना हो तो वहाँ पर कॉज ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन मुतलक तौर पर ऐसे ही आए, वजह ना बने, तो आप मेक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैसे कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इस्तेमाल होता है। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि कॉज का इस्तेमाल बेहतर है कि कहीं वजह का माना निकल कर आए तो वहाँ आप करें, और मेक का मुतलक तौर पर। ये जो फर्क मैंने बताया माने के अतबार से। लेकिन जुमले में इस्तेमाल के अतबार से अगर हम मेक और कॉज की बात करें तो दोनों में फर्क ये है कि मेक के साथ हम डायरेक्टली वर्ब को ले आएंगे, मेक के साथ हम डायरेक्ट वर्ब को ले आएंगे, और कॉज के साथ जरूरी कि हम टू लेके आए, ठीक है। ये फर्क है। इनका इस्तेमाल क्या होता है? मेक और कॉज का इस्तेमाल कब होता है? इनका इस्तेमाल इसको करते हैं जब हमें काम करवाया जैसा मान अदा करना चाहते हैं, ओके। और मैंने क्या बताया? मेक और वीएस में, मेक और कॉज में क्या फर्क है कि मेक के साथ अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो दो दिख रहे हैं आपको, क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, दूसरा मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट किससे आप करवा रहे हैं। आप किसी से काम करवाएंगे ना तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद वर्ब, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद दीगर चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो दीगर वर्ड्स हैं, ठीक है, शॉर्टली कॉम्प्लीमेंट मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे या एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ज़रूरी कि इसमें एक ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आप जब कोई काम कराएंगे तो कोई ना कोई चीज़ होगी वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक के साथ हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप कॉज इस्तेमाल कर लें तो कॉज के साथ हम टू इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट कॉज ऑब्जेक्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वर्ब को टू के साथ इस्तेमाल किया, और ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करनी है। ओके, अब इसकी मिसाल देखें आप। पहली मिसाल है, मेरे उस्ताद ने मुझसे कल सिर्फ 2 सफ़हात पढ़वाए। आप कैसे बनाएंगे इसको, पढ़वाए को? कोई पढ़ना ही से है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई टीचर मेड मी रीड ओनली 2 पेजेस यस्टरडे। अगर आप कॉज का इस्तेमाल करें तो कैसे कहेंगे? माई टीचर कॉज्ड मी टू रीड ओनली 2 पेजेस यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉज्ड मी टू रीड, और यहाँ पर मेड मी रीड। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो दो हैं, माई टीचर मेड मी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ओनली 2 पेजेस, ये दीगर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई टीचर मेड मी रीड ओनली 2 पेजेस यस्टरडे, यहाँ पे बगैर टू के आपने इस्तेमाल किया, और माई टीचर कॉज्ड मी टू रीड ओनली 2 पेजेस यस्टरडे, यहाँ पर आपने टू का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से आप इस जुमले को बनाएंगे, मेरे उस्ताद ने मुझसे कल सिर्फ 2 सफ़हात पढ़वाए। तो उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे अब। ओके, अगले जुमले की अगर हम बात करें, अगली मिसाल की बात करें तो है, क्या आप मेरे भाई से अपना खत लिखवाते हो सकता है कोई बात रही हो, ठीक है, तो हम कहेंगे डू यू मेक माई ब्रदर राइट योर लेटर। आप कह सकते हैं डू यू कॉज माई ब्रदर टू राइट योर लेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कॉज का भी इस्तेमाल किया एज अ वर्ब, और यहाँ पर हमने राइट का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आप एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप इस जुमले को यानी तीनों उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों ज़मानों में। ज़रूरी नहीं कि आप जो है पास्ट में इस्तेमाल करें या प्रेजेंट में, आप इसको तीनों ज़ुबानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनको आप एज अ मॉडल अगर मान लें तो कायदे के हिसाब से इनको आप हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं मेक यू माई ब्रदर राइट, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, मतलब अजीब सा जुमला हो जा रहा है, इसीलिए लोग जो है मेक को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ला देते हैं। तो बेहतर है कि आप इसको कभी भी हेल्पिंग वर्ब ना बनाएं। जैसे कि आपने नीड में बना लिया है ना, नीड में बनाया, इसी तरह से और सारी चीज़ों में बनाया, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए बेहतर है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज़माने के एतबार से ही हो। तो बेहतर है कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब ना माने, बल्कि इसको अकॉर्डिंग टू नीड अपने ज़माने के एतबार से हेल्पिंग वर्ब लाएं। ओके, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। आप अगली मिसाल देखें, मैं जैद को लाइन में खड़ा करवाऊंगा। एक तो खड़ा होना होता है, खड़ा करवाऊंगा। ओके, आपने किसी को अपनी जगह पे भेज दिया, तो इसके लिए आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल मेक ज़ैद स्टैंड इन द लाइन। आई विल मेक ज़ैद स्टैंड इन द लाइन। आप कह सकते हैं आई विल कॉज ज़ैद टू स्टैंड इन द लाइन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने मेक इस्तेमाल किया स्टैंड बगैर टू के, लेकिन कॉज को आपने जब इस्तेमाल किया तो टू स्टैंड आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो मेक और कॉज का इस्तेमाल इसी माने में होता है, और इन दोनों में यही फ़र्क है, बाकी माने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे गेट और हैव के बारे में। तो मुझे कवी उम्मीद है कि गेट और हैव के बारे में आप जानते होंगे, इनके मानी से आप वाकिफ़ होंगे। तो अगर हम गेट की बात करें तो इसका माना होता है पाना, हासिल करना या मिलना, और अगर हम हैव की बात करें तो इसका माना होगा रखना या पास होना, है ना।
जैसे मेरे पास एक कलम, आई हैव अ पेन, या आई हैव अ पेन, मैं एक कलम रखता हूँ, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। तो गेट और हैव का माना होता है रखना या पास होना। ओके, लेकिन अगर हम गेट को एज अ मॉडल मान लें और किसी और वर्ब के साथ इस्तेमाल कर लें, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल कर लें, तो उसका क्या माना होगा? करवाना। जैसे कि मरम्मत करने के लिए हम बोलते हैं रिपेयर, लेकिन अगर आप कह दें गेट रिपेयर्ड तो इसका मतलब होगा मरम्मत कराना या करवाना। यहाँ पर एक चीज़ आपको अलग दिख रही होगी, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है। तो यहीं से आप जहन में रख लें कि गेट और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइज, तो गेट रिपेयर का मतलब होगा मरम्मत करवाना थर्ड फॉर्म के साथ। आप गेट रिपेयर इस्तेमाल ना करें। ओके, पेंट के माने होते पेंट करना, रंग लगाना, लेकिन अगर आप कहें गेट पेंटेड तो इसका क्या मतलब होगा? पेंट करवाना या कराना। यहाँ पर भी आपने पेंटेड का इस्तेमाल किया। अगर हम हैव की बात करें तो उसका क्या माना मैंने बताया? हैव के माने होते हैं रखना या पास होना। अगर हम कहें रिपेयर का मतलब मरम्मत करना, लेकिन अगर आप कहें हैव रिपेयर तो इसका क्या मतलब होगा? मरम्मत कराना या करवाना। जैसे पेंट का मतलब होगा पेंट करना, लेकिन अगर आप कहें हैव पेंटेड का मतलब पेंट करवाना। ओके, पेंट करवाना या रंगवाना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। तो अभी से जहन में बिठा लें कि गेट और हैव का इस्तेमाल भी हम कब करते हैं? गेट और हैव का इस्तेमाल, गेट और हैव का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई काम करा रहे होते हैं। ठीक है, और एक बात आपको जहन में ये भी रखनी है कि गेट और हैव का इस्तेमाल कोई काम करवाने के लिए करेंगे तो सही है, लेकिन उस वक्त जब आप पैसे देकर काम करवा रहे हो। एक चीज़ होती है ऐसे मुतलक तौर पर कोई काम कराना, जैसे कि क्लास में आप बैठे हुए हैं, टीचर ने कह दिया कि पढ़ के सुनाओ, पढ़वाना, ठीक, तो हाँ वो पैसे नहीं दे रहे हो आप, वो अलग बात है, उसकी सैलरी है, वो अलग मसला है, लेकिन वो पैसे नहीं, वहाँ पर वो माना नहीं लिया जाएगा पैसे देकर। जैसे आप मुझसे ट्यूशन कर रहे हैं, आपने फीस अदा की है, या कोई आप ऑनलाइन ट्यूशन कर रहे हैं, आपने फीस अदा की है, तो वहाँ पर ठीक है कि आप उजरत दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़कर सुनाएं, तो जो मैं काम करवा रहा हूँ उस पैसे के, यानी उसके मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ आपको, तो इस सूरत में आप मेक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं पैसे देकर आपसे पढ़वा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई मेड जाहिद रेड दिस लेटर, तो ये बगैर पैसे के हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पैसे से कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई हैव जैद रेड द लेटर। ओके, तो इस तरह का मैं जुमला बनाऊंगा। तो गेट और हैव का इस्तेमाल आप उसको करेंगे कोई काम कराने के लिए जब आप पैसे के बदले में कोई काम करवा रहे हो। ठीक है, इसकी मिसाल आप देखें, आप कहेंगे मैंने बटला हाउस में अपना मोबाइल मुफ्त में मरम्मत करवाया। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई गॉट या हैड माई मोबाइल रिपेयर्ड एट बटला हाउस फॉर फ्री। तो यहाँ पर मुफ्त में करवाया, गोया कि पैसे की बात आ गई। यहाँ पर आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं कि 200 रुपये में, तो फॉर 200 इस तरह आप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया फ्री के लिए, घरचे पैसे नहीं लगे लेकिन उजरत की बात आ रही है यहाँ पर। तो आप कैसे कहेंगे कि मैंने करवाया? आप कहेंगे आई गॉट या आई हैड माई मोबाइल रिपेयर्ड एट बटला हाउस फॉर फ्री। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अगर हम दूसरे जुमले की बात करें, आपने अपने बाल कितने रुपए में कटवाया, आपने अपने बाल कितने रुपए में कटवाए, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे एट व्हाट प्राइस डिड यू गेट या हैव योर हेयर कट। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एट व्हाट प्राइस डिड यू गेट और हैव योर हेयर कट, कि आपने अपने बाल कितने रुपए में कटवाए। तो यहाँ पर पैसे की बात चल रही है, आप नहीं कहेंगे एट व्हाट प्राइस यू मेड योर हेयर कट। अगर ऐसी कोई बात है तो वहाँ पर पैसे का माना नहीं समझ में आएगा। तो जब भी हम किसी उजरत के बदले में कोई काम कराएं तो बेहतर है कि हम वहाँ पर गेट या हैव का इस्तेमाल करें। ओके, वो अपने घर को ईद के मौके पर पेंट करवाएगा, वो अपने घर को ईद के मौके पर पेंट करवाएगा, तो आप इसको कैसे कहेंगे? अब इसको कहेंगे ही विल गेट या हैव हिज हाउस पेंटेड ऑन ईद। तो गोया कि यहाँ पर पता चला कि इसका इस्तेमाल भी हम तीनों जमानों के लिए कर सकते हैं, गेट का और हैव का भी। ठीक है, जिस तरह से हमने मेक और कॉज में माना अदा किया।
तो अभी तक का खुलासा क्या निकला? खुलासा निकला कि मेक और कॉज इसी तरह से गेट और हैव का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं मेन वर्ब के साथ जब हमें ये माना अदा करना हो कि हम कोई काम करवा रहे हो, तो माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं लेंगे। जब इस सेंस में आप बात करेंगे तो वहां पर हैव को आप एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, बल्कि हैव को एज अ वर्ब मानेंगे, वरना हैव तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो वहां पर वो अलग चीज है और यहाँ पर ये अलग चीज है। ओके, तो इन चारों का इस्तेमाल जब हम कोई काम करवाने के लिए ही करते हैं तो फर्क क्या है? तो पहली बात मैंने आपको मेक और कॉज के बारे में फर्क बताया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और गेट और हैव में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क, अगर इसको एक मान लें और इसको एक मान लें तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी मेक और कॉज में इसी तरह से गेट और हैव में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों में पहला फ़र्क ये है कि मेक और कॉज का इस्तेमाल हम उसको करते हैं जब किसी को काम बिला उजरत करवाते हैं। ठीक, जैसे कि आपने अपने भाई से ईमेल लिखने के लिए कहा और काम बिला उजरत किया गया हो, लेकिन जब आप किसी से कोई काम करवाएं और उस काम के पैसे दें तो उस सूरत में हम गेट या हैव का इस्तेमाल करते हैं। गोया कि खुलासा ये निकला कि मेक और कॉज का इस्तेमाल बिला उजरत के लिए करते हैं और गेट और हैव का इस्तेमाल हम उजरत के साथ करते हैं। दूसरा फर्क क्या है, इन दोनों में एक फर्क यह है कि गेट और हैव के साथ हम फेल की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेक और कॉज के साथ हम फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बुनियादी फर्क है, एक तो माने के एतबार से फर्क है, दूसरा स्ट्रक्चर के नाइज से फर्क है। माने के एतबार से क्या फर्क है, माने के एतबार से जो फर्क है वो ये है कि मेक और कॉज का इस्तेमाल बिला उजरत के और गेट और हैव का इस्तेमाल उजरत के साथ। और उसी तरह से स्ट्रक्चर के नाइज से देखेंगे तो गेट हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म और मेक और कॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे आप कहें मैंने अपने भाई से असाइनमेंट लिखवाया, अगर आप कहते हैं आई मेड माई ब्रदर राइट दिस असाइनमेंट विद नो पेमेंट, आपने पैसे नहीं दिए उसको। लेकिन अगर आप कहें मैंने 500 रुपये में असाइनमेंट लिखवाया, किसी से भी लिखवाया, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई गॉट माई असाइनमेंट रिटर्न फॉर 500। आई गॉट माई असाइनमेंट रिटर्न फॉर 500। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर गॉट का इस्तेमाल किया, गॉट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने मेड का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि मैंने क्या बताया, गेट और हैव का इस्तेमाल हम उजरत के माने में करते हैं, उजरत के साथ। लेकिन कभी कभी हम गेट और हैव को बिला उजरत के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। गोया कि जो माना हम मेक और कॉज में देते हैं वही माना हम गेट और हैव को भी दे देते हैं। जो माना हम मेक और कॉज को देते हैं नहीं बिला उजरत के, तो हम कभी कभी गेट और हैव को भी बिला उजरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। असल में गेट और हैव का इस्तेमाल उजरत के साथ होता है, लेकिन कभी कभी हम बिला उजरत के भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस सूरत में चेंजिंग आ जाएगी। यानी अगर आप गेट या हैव को इस्तेमाल करें उजरत के माने में, तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये तय है। ठीक है, इसका अपना स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया। लेकिन अगर हम गेट और हैव को मेक और कॉज के माने में इस्तेमाल कर लें तो गेट और हैव के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। वो तब्दीली क्या होगी? तब्दीली होगी कि हम फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे? फेल की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आप फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये पहली तब्दीली हुई जब आपने गेट को या हैव को मेक या कॉज के माने में बिला उजरत के माने में इस्तेमाल किया। दूसरा फर्क क्या होगा? गेट के साथ हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपने गेट के साथ जब आपने इसको इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल किया, लेकिन जब आपने इसको मेक और कॉज के माने में इस्तेमाल किया तो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? गेट के साथ टू का इस्तेमाल किया। सिर्फ गेट के बारे में बात चली, हैव के साथ हम कुछ मामला नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी जब हम गेट और हैव को मेक या कॉज के माने में इस्तेमाल कर लें। ओके गाइस, तो इस सूरत में क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। और आप ये भी कहेंगे सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। गोया कि गेट के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गेट के साथ हम वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हैव इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर लेंगे। ओके गाइस, जैसे कि मेरे प्रिंसिपल ने मेरी गैर हाजिरी के खिलाफ मुझसे दरख्वास्त लिखवाई। मेरे प्रिंसिपल ने मेरी गैर हाजिरी के खिलाफ मुझसे दरख्वास्त लिखवाई।
तो यहाँ पर उसके पैसे नहीं मिले आपको, तो यहाँ पर आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे माई प्रिंसिपल गॉट मी टू राइट, माई प्रिंसिपल गॉट मी टू राइट एप्लीकेशन अगेंस्ट माई एब्सेंस। ओके, यहाँ पर आपने गेट का इस्तेमाल किया जो कि पास्ट की बात चल रही थी, इसलिए पोस्ट, इसलिए आपने गॉट यहाँ पर इस्तेमाल किया और टू राइट यहाँ पर कहा। तो यहाँ पर भी बगैर उजरत के काम कर रहे हैं आप, वहाँ पर पैसा नहीं दे रहे हैं आप, यानी प्रिंसिपल साहब को पैसे नहीं दे रहे लिखने के ना, यहाँ पर आपने गॉट का इस्तेमाल किया और उसके साथ आपने टू का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर कह सकते हैं माई प्रिंसिपल हैड मी राइट एप्लीकेशन अगेंस्ट माई एब्सेंस, माई प्रिंसिपल हैड मी राइट एप्लीकेशन अगेंस्ट माई एब्सेंस। यहाँ पर आपने हैड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर राइट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने टू इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ पर आपने टू का इस्तेमाल किया था। ओके गाइज, और यहाँ पर आप दोनों जगहों पर आपने दोनों मिसालों में बगैर पैसे के आप काम कर रहे हैं एप्लीकेशन। ओके, तो आज के सबक का खुलासा क्या हुआ, आज के सबक का खुलासा ये है, आज हमने मेक और कॉज के बारे में बात की सबसे पहले, और मैंने बताया कि मेक का माना अगर हम बात करें तो बनाना होता है, अगर कॉज के माने की बात करें तो इसका मतलब होता है सबब बनना, वजह बनना, इसी तरह से सबब और वजह भी होता है। और मेक का माना असल में होता है बनाना, लेकिन अगर हम इसको किसी मेन वर्ब के साथ जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाएगा करवाना कोई काम, जैसे कि आप रीड के माने होते पढ़ना, लेकिन अगर आप कहें मेक रीड तो इसका मतलब होगा पढ़वाना। लाफ का मतलब होता है हंसना, अगर आप कहें मेक लाफ तो इसका मतलब हंसाना या हंसवाना। अगर हम कॉज की बात करें तो कॉज का मतलब होता है वजह, सबब बनना या वजह बनना, या सिर्फ सबब भी हो सकता है, लेकिन हम किसी फेल के साथ उसको इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होगा कि कराना कोई काम, जैसे रीड के माने होते पढ़ना, लेकिन अगर आप कहें मेक रीड कॉज रीड तो आप कैसे कहेंगे पढ़वाना या पढ़ाना। आप कहेंगे लाफ, लाफ का मतलब होगा हंसना, लेकिन अगर आप कॉज लाफ कर दें तो इसका मतलब होगा हंसाना। ओके गाइज, तो मेक और कॉज का इस्तेमाल आप कब करते हैं, उस वक्त करते हैं जब आप कोई काम करवा रहे हो किसी से बिला उजरत के। ओके, और मेक और कॉज में क्या फ़र्क है, दोनों के इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं, दोनों के माने में कोई फ़र्क नहीं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कॉज के साथ हम वर्ब में लाएंगे तो टू का इस्तेमाल करेंगे, और मेक के साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मिसालों के साथ। आगे हमने बात की गेट और हैव को लेकर के, इनके मानी के बारे में मैंने सबसे पहले बात की। मैंने बताया गेट के माने होते हैं पाना, हासिल करना, मिलना। अगर हम हैव की बात करें तो इसका मतलब होगा रखना, पास होना। और गेट के माने पाना, हासिल करना मुतलक तौर पर होता है, लेकिन अगर हम इसको फेल के साथ इस्तेमाल कर ले तो इसका मतलब होगा कि कोई काम कराना पैसे के बदले में, उजरत के बदले में, जैसे। लेकिन अगर आप कहें गेट रिपीट तो इसका मतलब होगा मरम्मत कराना या करवाना। अगर आप कहें पेंट, पेंट का मतलब होता है पेंट करना, लेकिन अगर आप कहें गेट पेंटेड तो इसका मतलब होगा पेंट करवाना। ओके, आगे हमने बताया हैव के बारे में। हैव का माना क्या होता है, रखना या पास होना, लेकिन अगर आप हैव के साथ किसी और फेल को इस्तेमाल कर लें तो सूरत में हो जाएगा इसका मतलब कि कोई काम कराना, जैसे रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, लेकिन अगर आप कहें हैव रिपीट तो इसका मतलब होगा मरम्मत कराना। अगर हम बात करें पेंट, पेंट का मतलब होता है पेंट करना, रंगना, अगर हम इसको हैव के साथ इस्तेमाल कर लें हैव पेंटेड तो इसका मतलब होगा पेंट करवाना। ओके, गेट हैव को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई काम किसी से करवा रहे हों और उस काम के बदले हम उसको उजरत दे रहे हो, उसके पैसे दे रहे हो, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइज, और आगे हमने बताया मेक और कॉज और इसी तरह से गेट और हैव में क्या फ़र्क है। तो मैंने बताया कि मेक और कॉज में इसी तरह से गेट और हैव में दो फ़र्क है। पहला ये कि मेक और कॉज का इस्तेमाल हम बेला उजरत के माने में करते हैं और गेट और हैव का इस्तेमाल उजरत के लिए करते हैं। और इसी तरह से दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम गेट और हैव का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेक और कॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फ़र्क हैं इन दोनों में। लेकिन कभी कभी हम गेट और हैव को मेक और कॉज के माने में ले लेते हैं, तो इस सूरत में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। पहली तब्दीली ये है कि हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फेल की। अभी तक हम गेट और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा गेट के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। हैव के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी, हैव के साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन गेट के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये खुलासे कलाम है आज के सबक का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी जुमले इस माने में आएंगे, जैसे कि अभी आपको हो सकता है मुश्किल लग रहा हो कि पढ़ाना, लिखाना, मुझे लिखवाया, आप शायद बना नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज से आप इस तरह के जुमले कह लेंगे, बोल लेंगे, और कहीं आ जाए इंशाल्लाह तो आप वहाँ पर तर्जुमा कर लेंगे। और अगर सामने वाला बोल दे तो इंशाल्लाह आप उसको समझ लेंगे। ओके गाइज, ओके, तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हुआ ग्रामर का। अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं और अपना होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो कुछ आज हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपके लिए चंद जुमले हैं और आपको इनको जो है
तर्जुमा करना उर्दू में, जिसमें से पहला हमारा जुमला है, इज गोइंग टू न्यू प्लेस टू गेट हिज बाइक रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक। विल यू ऑल हेल्प मी टू हैव माई बुक्स सोल्ड ऑन अमेजोन। माई टीचर ऑलवेज causes us to laugh a lot in class with his talks. I will not make anyone write my assignment. I will do it by myself. She will get Zahid beaten by his father soon. He made me switch on the fan in spite of being cold. My father was tired, so he made me drive car today. Will you get this project completed today by me? अगला जुमला, today was Ishtiaq's turn to cook dinner, but he made his younger brother cook it. तो टर्न का मतलब होता बारी, ओके, इश्तियाक की बारी थी। I made my bike filled petrol at a nearby petrol pump, ओके। तो इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ मुझे नहीं लग रहा। उम्मीद करता हूँ कि सारे मानी आपके जहन में होंगे। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं डिक्शनरी की मदद से। अगला होमवर्क है उर्दू में, इसको हमें अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। इसमें से हमारा पहला जुमला है, आज मेरे मैनेजर ने हम लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया। क्या तुम्हारे अंग्रेज़ी के उस्ताद तुमसे सबक पढ़वाते हैं? पुलिस ने लोगों से जेल में अपने कपड़े धुलवाए। उसने मुझसे ज़बरदस्ती अपने मैसेज हज़फ नहीं कराया था, बल्कि मैंने खुद ही कर दिया था। अपने नए कपड़े कहाँ सिलवाओगे? प्रोग्राम में आज मुझसे कुरान करीम की तिलावत करवाई गई। मेरे छोटे चचा से उन लोगों ने सदर मुदर्रिस के ख़िलाफ़ शिकायत करवाई। भाई, क्या आप मेरा ये सामान अपनी दुकान से 1000 में बेचवा दोगे? हमारा अगला जुमला है, आती मैं घर जा रहा हूँ, मेरे इस रूम की पुताई करा देना। ओके, मुझे अपने ब्लूटूथ की मरम्मत कराने लाजपत नगर जाना पड़ा। मुझे अपने ब्लूटूथ की मरम्मत कराने लाजपत नगर जाना पड़ा। तो हो सकता है मुश्किल लग रहा है आपको जुमले, लेकिन दिक्कत की बात नहीं। आप कोशिश करें, आप लेसन को समझें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लें जितनी कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी मैं आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। आप हमारे साथ उसको मैच करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह होमवर्क करेंगे और हमारे साथ उसको मैच करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द होमवर्क। तो आज का सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे मॉडल्स भी यहीं पर ख़त्म हुए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ मॉडल्स की। ओके, हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो यहीं पर हमारा मॉडल ख़त्म हुआ। अब हम इंशाल्लाह कल अगले लेसन में इसको रिवाइज करेंगे। तो कुछ हमने पढ़ रखा है, पूरे मॉडल को एक बार आपके जहन में डालेंगे, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है मॉडल के बारे में एक स्ट्रक्चर, एक खाका आपके जहन में आ जाए। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला सबक होगा, हमारा जो अगला लेसन होगा, उसमें इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे। गोया कि अगले लेसन में हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे सारे मॉडल्स का एक साथ। ओके, तो अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे रिवीजन के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।